हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी चैप्टर में पार्ट 3 में देखेंगे। कल तक हमने देखा था डिफरेंट टाइप के मेथड, जिससे कि हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इस डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी से रिलेटेड कुछ जो स्पेशल टर्म्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे कि वो होता क्या है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ जैसे कि हमने पहले बोला कि सम स्पेशल टर्म्स रिलेटेड डेंसिटी एंड स्पेसिफिक डेंसिटी। तो पहला टर्म्स आता है बियोंसे। तो बियोंसे जिसको हम लोग हिंदी में उत्प्लवन कहते हैं, बियोंसे को हम लोग हिंदी में उत्प्लवन बल कहते हैं। और ये होता क्या है, ठीक है। तो हमने जैसे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में हमने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को, कोई वस्तु को हम लोग पानी में जब हम डुबाते हैं तो जो वस्तु होती है अपने आयतन के बराबर वो पानी जो है अपने वॉल्यूम के बराबर पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, रिप्लेस करता है, ठीक है। तो बियोंसे जो उत्प्लावकता कहते हैं हिंदी में, वो होता क्या है। तो बियोंसे और अपथ्रस्ट भी इसको बोलते हैं, दूसरा वर्ड। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर लगाया, ऊपर की तरफ लगाया गया बल, फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो बियोंसे और अपथ्रस्ट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड दैट अपोज द वेट ऑफ पार्शली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। अगर हम हिंदी में मैं समझाऊँ तो जैसे कि जब कोई ठोस किसी द्रव में डुबाया जाता है, या पूरी तरीके से या पार्शली या पूरी तरीके से डुबाया जाता है, तो उसके द्वारा एक फोर्स जो है या अपथ्रस्ट बोल लें, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। और ये अपथ्रस्ट जो है, ये फोर्स ऊपर की ओर उछाल जो है करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट हम लोग पानी में डुबाते हैं और जब ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाता है तो वो पानी जो है एक फोर्स जनरेट करता है। और ये फोर्स जो है क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फोर्स लगाता है। जैसे हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की तरफ नीचे जा रहा है, ठीक है, लेकिन जो बियोंसे फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। और ये वर्टिकली लगता है, वर्टिकली डायरेक्ट ऊपर की तरफ लगता है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं बियोंसे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब कोई ठोस किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो उसके द्वारा अनुभव किया गया ऊपर की उछाल का रिजल्टेंट जो फोर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बियोंसे या कि उत्प्लावकता हिंदी में बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा टर्म्स क्या होता है। दूसरा टर्म सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन क्या कहलाता है। सेंटर ऑफ फ्लोटेशन जो है वो प्लवन केंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वाटर प्लेन ऑफ अ वेसल, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, और जो वाटर प्लेन होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि वेसल पे लगता है। वेसल जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे वेसल नाम दे दिया है, लेकिन मैं यहाँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, या कोई सॉलिड है या कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया और सेंट्रॉयड ऑफ द वाटर प्लेन ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड इज इक्विवेलेंट टू पिवट पॉइंट, यानी कि केंद्रीय बिंदु, पाइवट पॉइंट जिसको बोलते हैं, केंद्रीय बिंदु बोलते हैं, ऑफ द वेसल ऑन एनी चेंज ऑफ ट्रिम, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे कि अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य का भाग ऊपर के उछाल के बराबर होता है। और यह उछाल हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र पर ऊपर की ओर वर्टिकली काम करता है। ऊपर की ओर जो है ये वर्टिकली काम करता है, ठीक है, ऊपर की ओर है वर्टिकली कार्य करता है। और यही केंद्र जो है क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन या कि
प्लवन केंद्र काम करता है। इसको हिंदी में हम लोग प्लवन केंद्र बोलते हैं और इंग्लिश में सेंटर ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं। ओके, तो अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब कोई यहाँ पे वेसल है या ऑब्जेक्ट है या कोई सॉलिड है, ठीक है, तो जब हम उसको लिक्विड में डुबाते हैं तो वो अपने एरिया के बराबर, अपने वेट के बराबर और वॉल्यूम के बराबर जो वो अपना लिक्विड जो है रिप्लेस करता है, ठीक है। और रिप्लेस करता है तो वो द्रव के भार जो होता है वो ऊपर के उछाल के बराबर होता है। जो वेट होता है, जितना भी उसने अपना द्रव हटाया है वेट के बराबर, उसका जो द्रव्य यानी कि लिक्विड का वेट है वो जो है उसके ऊपर जो वेसल है उसके ऊपर जो उछाल जनरेट कर रहा है, यानी कि एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है, उस उछाल के बराबर होता है किसका वेट, जो रिप्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट, ठीक है। और वो जो वेट है वो किस पे कार्य करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है बैलेंस्ड होता है, यानी कि एक स्थिर होता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि कोई आदमी है, वो जब भी अपने पीठ पे कोई वेट उठाता है, जैसे मान लीजिए कोई है, ठीक है, तो अगर अपने पीठ पे कोई वेट उठा रहा है तो वो वेट उठाने के लिए आदमी जो है आगे की तरफ झुक जाता है, और आगे की तरफ झुकने की वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इतना झुकता है कि उसके पैरों पे पड़े, ठीक है। जब अब होता क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लिक्विड के थ्रू जो है उस पर फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यानी कि ऊपर की ओर लगता है वर्टिकली, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ फ्लोटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अगर मैं समझाऊं तो आपको बोल दें कि इक्विलिब्रियम जब दो फोर्स जो है आपस में बराबर हो जाते हैं, जैसे कि F1 = F2, ओके, तो ये जब दो फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पे भी दो फोर्स हैं, जैसे द इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड बॉडी रिक्वायर्स दैट द वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वेट ऑफ बॉडी का वेट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है, हैज़ टू बी कोलिनियर, यानी कि एक बराबर हो, विद एन इक्वल बियॉन्स फोर्स एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बियॉन्सी। यानी कि जो बॉडी का वेट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जो पानी में उछाल उत्पन्न कर रहा है जो फोर्स, वो दोनों फोर्स आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम की वजह से जो है वस्तु कोई भी हो पानी में या क्या कहते हैं, जब भी किसी चीज़ में डुबाया जाता है, किसी भी लिक्विड में, तो वो जो है एक साथ उनको कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी वस्तु उसमें डुबाई जा रही है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वस्तु जो है डूबती नहीं है, ओके, वो द्रव में तैरती रहती है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ कंडीशन कि क्यों जो है कौन कौन से ऐसे कंडीशन होते हैं जिससे कि कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है या नहीं डूबता है, या तैरता रहता है, या आधा ऊपर रहता है आधा नीचे रहता है। तो इस बात को समझेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन वो ये होता है कि व्हेन अ बॉडी अलाउड टू इमर्ज इन अ लिक्विड द फॉलोइंग फोर्स एक्ट ऑन इट। इट मीन्स ये है कि जब कोई बॉडी को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है तो उस पर कुछ फोर्स काम करते हैं। अब वो फोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ को देखते हैं। तो फोर्स, पहला फोर्स ये है
द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कि आप ध्यान से देखें, जैसे कि हमने कोई बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, अब बॉडी में वेट है, तो वेट जो है सीधी सी बात है वो ग्रेविटी के थ्रू वो नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि वो नीचे फोर्स लगाए। सेकंड, द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि जो बियॉन्ड फोर्स है जो लिक्विड के द्वारा लगाया जा रहा है वो अप थ्रस्ट वो किसका वर्टिकली, यानी कि जो लंबवत वर्टिकली ऊपर की ओर काम करता है। तो ये एक बॉडी का वेट हो गया और एक फोर्स हो गया। ये दो जो है फोर्स जो है किस पे काम करते हैं, बॉडी पे काम करते हैं। और ये क्या क्या केस होता है उसको हम लोग देखेंगे। इन दोनों फोर्स की वजह से ये डिपेंड करता है कि ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो इस लिक्विड में डूबेगा या नहीं डूबेगा, या डूबेगा भी तो कितना डूबेगा, ओके ना। इस बात पे हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। तो पहला केस में हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट केस, when the weight of body is greater than up thrust acting on it, the resultant force will be vertically downward. As a result, the body gets sunk in the liquid. अब मैं होता कि यहाँ पे क्या है कि जब बॉडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ पे दिया है, मान लीजिए W1, ठीक है, तो वेट ऑफ बॉडी W1 दिया है और अपवर्ड थ्रस्ट दे दिया है W2, W1 W2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि W1 ग्रेटर देन W2, यानी कि जब बॉडी है, सॉलिड बॉडी का भार है वो जो नीचे पानी के द्वारा अपथ्रस्ट फोर्स, बियॉन्ड से फोर्स लगाया जा रहा है उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बॉडी भारी हो जाती है और अपथ्रस्ट जो है वो कम हो जाता है। तो बॉडी जो है वो लिक्विड में क्या हो जाएगी, शंक हो जाएगी, यानी कि डूब जाएगी, ठीक है, अंदर डूब जाएगी। ये तो पहला केस हो गया। सेकंड केस में हम लोग ये देखते हैं कि व्हेन अ वेट ऑफ बॉडी इज जस्ट इक्वल टू द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ज़ीरो। एज रिजल्ट्स द बॉडी फ्लोट्स इन द लिक्विड, यानी कि बॉडी जो सॉलिड बॉडी है उसका वेट W1 और जो अपथ्रस्ट वेट है W2 आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी कि आपस में बराबर हो जाते हैं। तो वो क्या करता है, जो बॉडी होता है वो लिक्विड में जो भी लिक्विड होता है उस पर बॉडी जो है वो क्या करने लगती है, फ्लोट करने लगती है, यानी कि तैरने लगती है। ओके, थर्ड केस में हम लोग देखते हैं क्या कि व्हेन द वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि जो सॉलिड बॉडी का वेट है वो कम है और अपथ्रस्ट वेट यानी बियॉन्ड से वेट जो है वो ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा काम करेगा। तो फिर क्या होता है, तो एज रिजल्ट्स द बॉडी विल कम एट रेस्ट। ओके, यानी कि जो बॉडी है वो लिक्विड है उसके ऊपर रेस्ट पोजीशन में आ जाएगी विद इट्स सम पार्ट इन एयर एंड सम पार्ट इन वाटर, यानी कि जब फोर्स जो है बॉडी जो है वो हल्का हो जाता है और अपथ्रस्ट वेट ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ग्रेटर। तो सॉलिड जो है, यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसका कुछ पार्ट यानी कि हाफ पार्ट वो वाटर में रहता है और हाफ पार्ट जो है वो एयर में रहता है, ठीक है, वो एयर में रहता है। ओके, तो ये पोजीशन आ जाता है। ओके, द वेट ऑफ द बॉडी विल इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हमने दो कंडीशन देखा कि जब सॉलिड बॉडी का वेट हल्का हो जाता है अपथ्रस्ट वेट से, तो जो सॉलिड बॉडी है वो वाटर में कुछ पार्ट, सॉलिड बॉडी का आधा पार्ट मान लो वो पानी में डूबा रहता है और आधा हवा में रहता है। तो जितना भाग डूबा रहता है, ठीक है, उतना भाग जो पानी वो सॉलिड बॉडी की वजह से रिप्लेस्ड होता है। तो जितना पानी रिप्लेस्ड हुआ उसका भार जो होता है वो कितने भार के बराबर होता है, इमर्स्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ पे क्या है, द वेट ऑफ द बॉडी, ये जो सॉलिड बॉडी है उसका वेट किसके बराबर हो जाएगा, टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि जितना भाग पानी हटाया गया है वस्तु के द्वारा
उतने भाग पानी का वेट और वस्तु का वेट जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट बराबर हो जाएगा। ये हो गया थर्ड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जब बॉडी भारी हो पानी के ब्योंसे फोर्स से तो बॉडी जो है वो पानी में डूब जाएगी। लेकिन जब जब ऑब्जेक्ट का वेट यानी कि बॉडी का वेट और अपथ्रस्ट वेट इक्वल हो जाता है तो बॉडी जो है वो पानी की सतह पे तैरती रहेगी। फिर थर्ड केस ये होता है कि जब अपथ्रस्ट वेट ज़्यादा हो जाता है सॉलिड बॉडी से तो क्या होता है कि बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो पानी के अंदर और कुछ पार्ट पानी के बाहर रहता है। तो पानी के जो पार्ट अंदर रहता है उसकी तरह जो हटाए गए पानी का भार है उस बॉडी के कुल भार के बराबर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जिसमें कि 3 केस हैं। तीनों केस को हमने आपके सामने जो है एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स अगर बताऊँ तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन के द्वारा कि पानी पर लोहे का बना भारी जहाज़ तैरता है, ठीक है, लेकिन वही लोहे का छोटा टुकड़ा अगर हम पानी में डुबाते हैं तो वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी का जहाज़ है वो अपना उसका वॉल्यूम जो है आयतन ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, वो छोटे लोहे के कंपैरिजन में। तो जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो अपने हिसाब से वॉल्यूम के बराबर पानी हटाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हटाएगा, जिसके पानी का वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो फोर्स जो लगाता है ऊपर की तरफ लगाता है, जिसकी वजह से जो पानी पर लोहे का भारी जहाज़ तैरता रहता है और लोहे का छोटा टुकड़ा वो आसानी से क्या हो जाता है, डूब जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम बताएं जैसे कि अब बर्फ़ को देखें तो बर्फ़ पानी में तैरता रहता है। क्यों तैरता रहता है? अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ बनता है, ये सबको पता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 1 ग्राम हम बर्फ़ की बात करें तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 1.09 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ओके, अब उसके बाद से हम पानी के देखें तो ये तो था आइस का, और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 1 ग्राम लें तो 1 ग्राम कितना होता है, 1 ग्राम वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर वॉल्यूम यानी कि स्थान घेरता है। तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के 1 क्यूब सेंटीमीटर को जब बर्फ़ में बदला जाता है तो उसका जो डेंसिटी होता है 1.09 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ओके, तो अब क्या होता है कि डेंसिटी तो होगा, लेकिन जो बर्फ़ जो आइस का वॉल्यूम है वो क्या करते हैं, फ्रीज होके उसका वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम से छोटा हो जाता है। ओके, तो अतः इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीज किया हुआ पानी यानी कि जमा हुआ पानी आयतन में 9% कितना बढ़ जाता है, 9% बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से यानी कि पानी के डेंसिटी से कम हो जाता है, तो यह पानी पे तैरने लगता है। ओके, तो ये बात समझ में आई। ऐसी बहुत से एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अभी ये 2 एग्जाम्पल मान लीजिए समझाया, तो ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे, डेंसिटी पे और रिलेटिव डेंसिटी पे। जब इन सब की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इन टर्म्स में आ जाती है। तो आज के लिए इस चैप्टर में टोटल टर्म्स जितने भी रिलेटेड इसके थे सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग कुछ इनके एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक सिर्फ इतना ही।